हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हम स्टार्ट कर रहे थे क्लास 12th का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या क्या टॉपिक किए थे। हमने ईएमएफ कंप्लीट कर लिया था, करंट क्या होती है ये देख लिया था, ओम्स लॉ कंप्लीट कर लिया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंप्लीट कर लिया था। अब ओम्स लॉ में भी हमने क्या देखा था कि रेजिस्टेंस जो होता है, मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू I था, प्रोपोर्शन का साइन हटाया था, एक कांस्टेंट आया था क्या, R को हमने कहा था रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट था। अब रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है ये हम देख चुके थे, और रेजिस्टेंस जो है वो एक और चीज़ पे डिपेंड करता था, किस पे, रेजिस्टिविटी पे। कुल मिला के रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसलिए रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है, एक बार इसके कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं। सबसे पहले कॉपर के लिए देख लेते हैं। बच्चों कॉपर क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है, मतलब ऐसा मटेरियल है जिससे करंट फ्लो इजीली हो सकती है, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन किस टाइप का होगा वो देख लेते हैं। रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, m/ne स्क्वायर टाउ। टाउ था रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़, और रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज़ हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज़। तो यहाँ पे टेम्परेचर बना लें और यहाँ पे रेजिस्टिविटी लिख लें, और रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाएं कॉपर के लिए। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू 0 नहीं होती है, कुछ ना कुछ होती है। अब यहाँ पे अगर हम ग्राफ देखें तो ये ग्राफ जो होगा वो एक्सपोनेंशियली बताएगा, मतलब कि रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करेगी। किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। कौन से कंडक्टर के लिए, कॉपर के लिए, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर्स के साथ क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर्स में पहले तो नॉर्मल टेम्परेचर पे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री नहीं होते हैं, और हीट देने पे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, फ्री। हमारी छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं जो कि एक टाइप के क्या हैं, सेमीकंडक्टर हैं। जब सनलाइट उन पे पड़ती है तब जाके वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, और वहाँ से फिर करंट फ्लो कर सीधा बैटरी में आती है, और हमारी बैटरी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी का क्या होगा सेमीकंडक्टर्स के केस में। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे तो रेजिस्टिविटी बहुत हाई होगी, सेमीकंडक्टर्स करंट को फ्लो ही नहीं कराएंगे। बट जब टेम्परेचर इंक्रीज करते चलेंगे तो रेजिस्टिविटी धीरे धीरे क्या होती चलेगी, डिक्रीज होती चलेगी। तो ये ग्राफ हो गया किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए। अब हम कुछ अलॉयज़ की बात करें, जैसे कि नाइक्रोम। नाइक्रोम का अगर टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी के साथ रिलेशन देखें तो वहाँ पे जो ग्राफ होगा वो लगभग लीनियर होगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी जो है वो लगभग इस टाइप से इंक्रीज़ करेगी। टेम्परेचर बढ़ता चलेगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होती चलेगी, बढ़ता चलेगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ ग्राफ्स थे, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी किस टाइप से चेंज होती है कंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में और अलॉयज़ में। इंसुलेटर्स में तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, उनको फ्री कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि अपन नहीं दे पाते हैं। तो इंसुलेटर्स हम ये बोलेंगे कि वहाँ पे करंट फ्लो होता ही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अगला देखते हैं ओमिक एंड नॉन ओमिक रजिस्टर्स। ओमिक एंड नॉन ओमिक रजिस्टर्स क्या होते हैं। ओमिक रजिस्टर्स वो होंगे जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, जैसे कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, VI कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें, VI कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि V और I के बीच में अगर ग्राफ देखें तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आए, दैट मीन्स ओमिक रजिस्टर है।
ओमिक रजिस्टर्स। बट कुछ रजिस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरिएबल होता है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है डायोड एंड ट्रांजिस्टर। डायोड तो आपके सिलेबस में है, बट ट्रांजिस्टर जो है अब आप सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। डायोड क्या होता है, 2 टाइप से काम करता है। वो रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस 2 अलग अलग टाइप से बिहेव करता है। मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के एक टर्मिनल से जोड़ें एंड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डायोड के दूसरे टर्मिनल से जोड़ें, तो इसको अपन मान लेते हैं फॉरवर्ड बायस है। अब बैटरी के टर्मिनल चेंज करने से डायोड जो हो जाएगा वो रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस में इसका ग्राफ कैसे फॉर्म होता है देख लेते हैं। ये तो होगा फॉरवर्ड बायस में, ये सारा आप देखोगे सेमीकंडक्टर्स चैप्टर में। अभी आप सिंपल सा ग्राफ याद रख लो फॉरवर्ड बायस में, और रिवर्स बायस में इसका ग्राफ इस टाइप से होता है। इधर हो गया I, इधर हो गया V, इधर हो गया I। इधर पॉजिटिव पोटेंशियल लेके चलते हैं और इधर नेगेटिव, क्योंकि टर्मिनल्स हमने चेंज कर दिए। ठीक है, यहाँ पे जो करंट होती है वो मिली एम्पियर में होती है। फॉरवर्ड बायस में जो डायोड में करंट फ्लो होती है वो मिली एम्पियर्स में फ्लो होती है, और रिवर्स बायस में ये हो गया रिवर्स बायस। यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है वो माइक्रो एम्पियर्स में फ्लो होती है, मतलब 1000 टाइम्स डिक्रीज हो गई है यहाँ पे करंट रिवर्स बायस में। ये हम देखेंगे सेमीकंडक्टर्स चैप्टर में। एक और होता है ट्रांजिस्टर, जो कि नॉन ओमिक रजिस्टर ही होता है। ये तो डायोड का था जो कि नॉन ओमिक रजिस्टर है। एक है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया V, इधर हम ले लेते हैं I, V, और इधर हम ले लेते हैं I। तो यहाँ पे जो ग्राफ है V और I के बीच में वो लगभग इस टाइप का होता है। ठीक है, तो इस वाली रेंज में करंट मैक्सिमम होती है, लेकिन इस वाली रेंज में करंट क्या हो जाती है, मिनिमम। मतलब वो एक टाइप से स्विच ऑफ का ही काम करता है। ये आपके थे नॉन ओमिक रजिस्टर। ये किसका ग्राफ है, ट्रांजिस्टर का। तो अगर आपका आता है कि ओमिक या फिर नॉन ओमिक रजिस्टर्स के ग्राफ प्लॉट करो, ओमिक रजिस्टर्स के लिए स्ट्रेट लाइन बना देंगे, नॉन ओमिक में आप ये 2 ग्राफ बना देना, आपका काम हो जाएगा। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ और टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स। उन टर्म्स की डेफिनेशन देख लेते हैं और उनसे रिलेटेड छोटे छोटे 2 डेरिवेशन भी देख लेंगे। सबसे पहला आएगा हमारा करंट डेंसिटी। जिसको J से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों ये तो हमको पता है कि करंट जो फ्लो होती है वो कंडक्टर से फ्लो होती है। अब कंडक्टर में क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट फ्लो होगी, तो इस कंडक्टर के पास कितनी एबिलिटी है, मतलब ये कितनी ज़्यादा करंट को फ्लो करा सकता है इस गिवन क्रॉस सेक्शन से, इसी को हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी, दैट मीन्स अगर 2 कंडक्टर्स ले लूँ, सपोज करो ये 2 कंडक्टर्स हैं, दोनों कंडक्टर्स का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। अब यहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो हो रही है, यहाँ से करंट कम फ्लो हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी करंट डेंसिटी ज़्यादा है और इसकी करंट डेंसिटी क्या है, कम। गिवन एरिया से जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। ये हो गया कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन। कंडक्टर की डायरेक्शन, क्रॉस सेक्शन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। जे को डिफाइन कैसे करेंगे, अच्छा, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट फ्लो थ्रू द यूनिट एरिया। करंट फ्लो थ्रू द यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज करंट डेंसिटी।
अब क्या हो कि क्रॉस सेक्शन एरिया इस टाइप का हो, ऐसा क्रॉस सेक्शन हो, वायर को इस टाइप से काट सकते हैं ना हम, इस टाइप से, बट करंट जो है वो इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो ये एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया। इस क्रॉस सेक्शन एरिया का अगर ये वाला कंपोनेंट लें जो कि करंट के अलोंग है, एरिया की डायरेक्शन ही हो जाएगी करंट के अलोंग, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी J इक्वल टू कैसा होगा, तो J इक्वल टू I/A होता है। अब A कौन सा वाला लेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया की डायरेक्शन तो ये थी, A की डायरेक्शन तो ये थी जो कि थीटा डिग्री के एंगल पे था, तो इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे A cos थीटा। बच्चों ये आपका A है, ये एंगल आपका थीटा है करंट के साथ, इस कंपोनेंट को बोलेंगे A cos थीटा और इस कंपोनेंट को बोलेंगे A sin थीटा। तो करंट डेंसिटी कब डिफाइन होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया की डायरेक्शन में कितनी करंट फ्लो हो रही है। इस कंपोनेंट को A1 एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे I डिवाइड A1 आएगा, I डिवाइड A1 की जगह क्या लिख देंगे, A cos थीटा। I अगर फाइंड आउट करना है तो A cos थीटा उधर जाएगा, तो J A cos थीटा। अब बच्चों करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी मतलब कि यहाँ पे दो वेक्टर्स क्वांटिटीज़ के बीच में डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, I इज इक्वल टू J डॉट A भी लिख सकते हैं। करंट डेंसिटी की यूनिट की बात करें, यूनिट सिंपल सी आ जाएगी, कैसे, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी हो गई यूनिट, किसकी, करंट डेंसिटी की। ठीक है, एक छोटा सा रिलेशन डिराइव कर लेते हैं, किस किस के बीच में। अच्छा, रिलेशन डिराइव करने से पहले दो टर्म और देख लेते हैं, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस की, ये क्या होते हैं, पहले आप ये नोट कर लो। कंडक्टिविटी जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। बच्चों एक टर्म पढ़ी थी हमने, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी थी जो कि करंट का क्या कर रही थी, अपोज कर रही थी। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस करंट। सो नाउ व्हाट इज कंडक्टिविटी, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर और मटेरियल, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इट। ये करंट को अलाउ करने की प्रॉपर्टी है और ये करंट का अपोज करने की प्रॉपर्टी है, दोनों एक दूसरे की क्या हैं, इन्वर्स हैं। कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा है दैट मीन्स करंट इजीली फ्लो होगी, रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा है तो करंट इजीली फ्लो नहीं होगी, करंट का अपोज होगा। तो कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमको पता है क्या है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कंडक्टिविटी आ जाएगी एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड एम। ये भी कंडक्टिविटी है, ये भी कंडक्टिविटी है। यूनिट की बात करें कंडक्टिविटी की, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, ओम इंटू मीटर रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी का जस्ट इन्वर्स करें तो ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स आ जाएगा। कंडक्टिविटी की यूनिट हो गई ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। ओम इन्वर्स को एक और नाम लिख सकते हैं, महो, महो मीटर इन्वर्स। और महो मीटर इन्वर्स को ही एक और नाम दे सकते हैं, क्या, साइमन। ठीक है, एक मिनट। बच्चों महो को साइमन बोलेंगे, मीटर इन्वर्स एज इट इज़ रहेगा, है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था।
कंडक्टेंस की यूनिट होगी साइमन या फिर माउ। तो कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी और इट इज़ अ इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंडक्टेंस, ये आप नोट कर लो। कंडक्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे इसको जी से। बच्चों जैसे कंडक्टिविटी आई रेजिस्टिविटी से, ऐसे कंडक्टेंस आएगा रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वायर की प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट का अपोज करती है। तो कंडक्टेंस करंट की प्रॉपर्टी होगी जो कि करंट को अलाउ करेगी। सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। यूनिट की बात करें तो ओम इनवर्स को क्या बोल सकते हैं? महो, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं? साइमन। कंडक्टेंस की यूनिट हो गई। तो अभी हमने 3 टर्म्स पढ़ी हैं, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। अब एक छोटा सा रिलेशन डिराइव करते हैं किस किस के बीच में? करंट डेंसिटी किस किस के बीच में? करंट डेंसिटी कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन डिराइव करते हैं। सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, ठीक है, देखते हैं। बच्चों करंट डेंसिटी होता है जे, और जे हमारा आ सकता है आई बाई ए से। जे इक्वल टू आई बाई ए होता है। तो करंट डेंसिटी लाने के लिए पहले तो हमको क्या लाना पड़ेगा? आई। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? एक रिलेशन यूज़ करते हैं। कौन सा रिलेशन यूज़ करते हैं? करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। एज वी नो दैट आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस ए को अगर डिवाइड में ले जाएंगे, आई बाई ए इक्वल टू एन ई वी डी हो जाएगा। आई बाई ए को क्या बोल सकते हैं? करंट डेंसिटी। तो एक तो रिलेशन आ गया हमारा कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। छोटा सा रिलेशन है, याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है करंट डेंसिटी जे, कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन लेके आना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आया ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से लेके आ सकते हैं। कैसे? देखते हैं। यहाँ पे बता देते हैं कि J इक्वल टू आई बाई ए होता है, जिसको कंडक्टिविटी करंट डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी एंड ई, वी डी की जगह लिख सकते हैं ई टाउ डिवाइड एम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अच्छा, तो J इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई। अब बच्चों क्या होता, अगर m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ होता तो उसकी जगह हम रेजिस्टिविटी लिख सकते थे, बट यहाँ पे तो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी यहाँ पे बता भी देते हैं कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है हमारा m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और इसका रेसिप्रोकल अगर कर देंगे तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी मिलेगा। और 1 अपॉन रेजिस्टिविटी डिफाइन की हमने कैसे? कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, तो J इक्वल टू सिग्मा ई। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। यह आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन। एक रिलेशन ये हो गया, एक रिलेशन ये हो गया। अगर ये डिराइव करना है तो ये तो 3 लाइनों का है, और ये डिराइव करना है तो ये भी ज़्यादा लाइनों का नहीं है,
ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास का एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं हम, जिसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। कि ये सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है बच्चों? क्या होता है कि ये तो हमको पता है कि टेम्परेचर कंडक्टर्स के लिए कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज़ करेंगे। तो इसका इन्वर्स करें, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करें तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? डिक्रीज़। रेजिस्टिविटी अगर डिक्रीज़ होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? डिक्रीज़। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर आएगा जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है या मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो सडन से कितना हो जाएगा? ज़ीरो। इफेक्टिवली ज़ीरो हो जाएगा, एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन पे करंट जो है वो इन्फिनिटली फ्लो होने लगेगी। ऐसी कंडीशन पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी है कंडक्टर के पास। सुपर कंडक्टिविटी एट वेरी लो टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए कंडक्टर्स के लिए। एट वेरी लो टेम्परेचर मेटल्स और मेटल्स ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड भी हो सकते हैं, शोज वेरी लो रेजिस्टेंस which is approximately zero. This condition of conductor or metals is called superconductivity. जैसे मर्क्यूरी हो गया, मर्क्यूरी के लिए वो जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को बोलेंगे 4.2 केल्विन। और 4.2 केल्विन जो है क्रिटिकल टेम्परेचर का काम करेगा। मतलब मर्क्यूरी अगर इस टेम्परेचर पे आ गया तो इस टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी शो करेगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ज़ीरो। लेड की बात करते हैं, लेड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर जो होगा वो 7.2 केल्विन होगा। ठीक है, एक नायोबियम भी लिख लेते हैं। नायोबियम, नायोबियम के लिए ये टेम्परेचर लगभग होगा 9.2 केल्विन। यह आपका होता है सुपर कंडक्टिविटी। आज की क्लास में बच्चों हमने क्या क्या किया? ओमिक नॉन ओमिक रेजिस्टर सीखे, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंड करती है वो देखा, कंडक्टिविटी देखा, रेजिस्टिविटी देखा, कंडक्टेंस देखा, एक छोटा सा रिलेशन देखा, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी एंड सुपर कंडक्टिविटी देखा। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपको बस याद रखने हैं। ठीक है, इनसे कभी कभार ही पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। आज की क्लास में बच्चे इतना सा ही करते हैं, बट नेक्स्ट क्लास में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, जिसको कि किरचॉफ जंक्शन लॉ एंड लूप लॉ भी बोलते हैं। आपके मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो उसी टॉपिक से होंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट थैंक यू, गुड बाय।